ये कहानियां केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इनका किसी भी धर्म, जाति या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। कृपया इन्हें एक काल्पनिक कहानी के रूप में देखें। आज से कई साल पहले भारत और म्यांमार की सीमा पर फैले घने और सुनसान जंगलों के बीच कोन्याक जनजाति की एक प्राचीन बस्ती बसी हुई थी, जो अपने रहस्यमयी रीति रिवाजों और गुप्त अनुष्ठानों के लिए जानी जाती थी। कहा जाता था कि वे प्रकृति और अदृश्य शक्तियों से संवाद करने में विश्वास रखते थे। लोगों के बीच ये भी मान्यता थी कि उनके तांत्रिक दूर बैठे इंसान की किस्मत तक को प्रभावित कर सकते थे। उसी बस्ती में उस रात एक ऐसा ही अनुष्ठान हो रहा था, जो उस दिन किसी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने जा रहा था। आग की रोशनी में बैठा वो तांत्रिक आटे का गुड्डा हाथ में लेकर कुछ मंत्र बुदबुदा रहा था और धीरे धीरे गुड्डे के पेट में सुइयां चुभो रहा था। तांत्रिक की आंखें बंद थीं, लेकिन उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उस छोटे से गुड्डे में किसी की जिंदगी बंधी हो और हर चुभन सीधे किसी दूर बैठे इंसान के शरीर तक पहुंच रही हो। ये दर्द बर्दाश्त के बाहर है। कबीले में बैठा वो तांत्रिक जैसे जैसे गुड्डे के हाथ पैर मरोड़ रहा था, वैसे वैसे बलराज असहनीय दर्द महसूस कर रहा था, मानो किसी अदृश्य डोर से दोनों को जोड़ा गया हो। मीरा, मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम वहीं रुको, मैं तुम्हें लेने आती हूँ। कुछ दिन पहले विराट अपने घर में आईने के सामने खड़ा होकर शेप बना रहा था। तभी अचानक उस्तरा फिसला और उसके चेहरे पर एक गहरा कट लग गया। विराट ने घाव धोने के लिए जैसे ही मुंह पर पानी डाला, उसी पल आईने में उसे अपना ही धुंधला और खतरनाक चेहरा दिखाई दिया। मीरा, मीरा बचाओ। विराट, क्या हुआ विराट? मीरा दरवाजा पीटती रही, मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। विराट, दरवाजा खोलो विराट। विराट। इससे पहले कि मीरा कोई कदम उठाती, अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। मीरा ने नजरें उठाई तो सामने विराट सही सलामत खड़ा था। ये क्या मजाक है विराट? तुम्हें पता है मैं कितना घबरा गई थी। मीरा, मुझे अभी अभी ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी काले साए ने मुझे मारने की कोशिश की हो। वो बहुत डरावना था। कितनी बार कहा है, ये सिर्फ तुम्हारा इल्यूजन है विराट। यहाँ कहीं कोई भूत प्रेत नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे भी नजर आता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मीरा। जिस दिन हमारे घर में पार्टी हुई थी, उसी दिन से ये सब हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है विराट, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। खैर, रेडी हो जाओ, हमें डॉक्टर के पास जाना है। आज तुम्हारी रिपोर्ट आने वाली है। विराट की सांसें अभी भी तेज चल रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि जो उसने देखा वो सिर्फ उसका वहम था या फिर कुछ और। खैर, उस डरावनी घटना के बाद मीरा और विराट अस्पताल के लिए निकल गए। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने सारी रिपोर्ट्स डॉक्टर को दिखाई। मिस्टर विराट, आपकी रिपोर्ट में तो सब कुछ नॉर्मल है। डॉक्टर, लेकिन मुझे अजीब अजीब चीजें नजर आती हैं, जैसे ग्लास में रखे पानी का खून में बदल जाना, कभी खाने में दाढ़ी के बाल मिलना, जुबान पर हर वक्त कड़वा स्वाद बना रहना और घर में एक अनजान शख्स का दिखाई देना। उसका कद करीबन 10 फीट लंबा, रंग बिल्कुल काला। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ डॉक्टर, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? विराट की बातें सुनकर डॉक्टर हैरानी से उसी को देखे जा रहा था। देखिए, मैं एक डॉक्टर होते हुए ऐसी बात कर रहा हूँ, ये आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आपकी हालत देखकर और अपने कुछ पुराने एक्सपीरियंस से मुझे लगता है आप पर किसी तरह का करनी कर्तव्य किया गया है। मैंने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे मामले देखे हैं जिनका जवाब मेडिकल साइंस के पास भी नहीं था। ऐसे मामलों में कई लोगों ने मेघालय के बॉर्डर पर रहने वाले कोन्याक आदिवासियों से अपना इलाज करवाया था।
कहा जाता है उनके पास इन अजीब बीमारियों का अलग ही इलाज होता है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर? आप वजह नहीं समझ पा रहे, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम झाड़ फूंक करवाएं। ये कैसा लॉजिक है? खैर, हम किसी और अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। आपकी इन बेतुकी सलाहों के लिए शुक्रिया, लेकिन हम ऐसी किसी भी जगह नहीं जाएंगे। इतना बोलकर मीरा विराट को लेकर वहां से चली गई। उस रात विराट अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा बार बार करवटें बदल रहा था, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। डॉक्टर की कही हुई बातें लगातार उसके दिमाग में घूम रही थी। बेचैनी बढ़ती गई और आखिरकार वो उठकर बाहर लॉन में टहलने लगा। रात असामान्य रूप से शांत थी। तभी उसे महसूस हुआ जैसे पेड़ों के पीछे से कोई छिपकर उसे देख रहा हो। कौन है वहां? तुम जो भी हो सामने आओ। शायद ये भी मेरा इल्यूजन था। अब पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। इससे पहले कि मैं पागल हो जाऊं, मुझे जल्दी से कुछ उपाय करना होगा। विराट के इतना कहते ही उसके सामने वही काला 10 फीट लंबा साया खड़ा था जो उसे अक्सर दिखाई देता था। वो भागने की कोशिश में पीछे हटा, मगर लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा और डर के मारे बड़बड़ाने लगा। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? वो काला साया जो अब तक उसे घूर रहा था अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाया और नुकीली उंगलियों से कुछ इशारा किया, जैसे वो कहना चाहता हो बस 3 दिन और, उसके बाद मैं तेरा गला काट दूंगा। ये देखकर विराट के शरीर का मानो खून ही सूख गया। बचाओ मीरा! अगली सुबह विराट की आंख खुली तो उसने खुद को बेड पर पाया। उसके सामने मीरा बैठी थी। विराट को कल रात वाली घटना याद आ गई। उसने डरते डरते मीरा को कल रात के हादसे के बारे में बताया। मीरा, वो आदमी, वो मुझे फिर दिखा था। ऐसा लग रहा था वो किसी मौके की तलाश में है मीरा। उसके बाद वो मुझे मार देगा। रिलैक्स विराट, ये सब सिर्फ तुम्हारा इल्यूजन है, हकीकत नहीं। इस बीमारी में अक्सर लोगों को ऐसे अजीब अजीब ख्याल आते हैं। काफी देर समझाने के बाद आखिरकार विराट सामान्य हो गया। उसे भी लगने लगा कि शायद वो दिमागी तौर पर बीमार हो चुका है, मगर फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, आई थिंक मीरा, हमें एक बार डॉक्टर की भी बात मानकर देख लेना चाहिए। क्या पता सच में मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो किसी तरह का ब्लैक मैजिक हो। हो कम ऑन विराट, तुम भी डॉक्टर के बेतुके सजेशन को सच मान बैठे हो। ये भूत प्रेत जादू टोना सिर्फ फिल्मों और कहानियों में अच्छे लगते हैं, रियल लाइफ में नहीं। और अगर तुम्हें मन की शांति के लिए ये सब करवाना ही है तो यहाँ आसपास बहुत सारी जगह है। इसके लिए मेघालय जाने की क्या जरूरत है? मीरा ने विराट को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर विराट ने जैसे वहां जाने की ठान ली थी। आखिरकार विराट की जिद के आगे मीरा को हार माननी पड़ी। देखो विराट, मुझे इन सारी चीजों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें जिद पूरी करनी ही है तो तुम जा सकते हो। यहाँ इतना बड़ा घर और बिजनेस संभालने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। इसीलिए मैं सोच रही थी कि तुम अकेले ही हो आओ। आई होप कि तुम मेरी बात समझ रहे होंगे। विराट को मीरा की कुछ बात अजीब लगी, पर वो खामोश ही रहा और चुपचाप वहां से चला गया। अगले दिन विराट ने ठान लिया था कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। इसी इरादे के साथ वो खुद ही गाड़ी चलाते हुए घने जंगलों की ओर निकल गया और आखिरकार लंबे सफर के बाद वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच गया। लेकिन तभी उसकी कार उस कीचड़ भरे रास्ते में बुरी तरह फंस गई। ओह शिट, ये कैसी मुसीबत है। विराट ने जीप निकालने की कोशिश की, मगर पहिए और गहराई में धंसते चले गए। वह घबराकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि जंगल का सन्नाटा अचानक बदल गया है और तभी अजीब सी वेशभूषा पहने कबीले के लोगों ने उसे घेर लिया।
उनकी ठंडी निगाहें और खामोश चाल साफ बता रही थी कि उनके इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। मैं दुश्मन नहीं हूँ, मुझे कोन्याक कबीले के सरदार से मिलना है। मुझे उनकी मदद की सख्त जरूरत है। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे विराट की कोई भी बात उनकी समझ में नहीं आई। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, उनमें से एक आदमी ने बांस की पतली सी नली में फूंक मारी और एक छोटी सी सुई निकलकर सीधा विराट की गर्दन में जा चुभी, जिसके बाद विराट की आंखें भारी होने लगी और कुछ ही सेकंड में वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद विराट ने खुद को एक अजीब सा जगह पर पाया। चारों तरफ कबीले के लोग उसे घेर कर खड़े थे और सबकी निगाहें उसी पर टिकी थीं। अपने आसपास का वो डरावना नजारा देखकर उसकी सांसें हलक में ही अटक गईं। कबीले का सरदार कुछ देर तक चुपचाप उसे घूरता रहा, फिर धीरे से आगे बढ़ा, विराट का हाथ पकड़ा और उसकी कलाई में पहना हुआ कड़ा ध्यान से देखते हुए बोला, ये मौत का उपहार है, कहाँ से मिला तुझे? ये मेरे एक खास दोस्त बलराज ने मुझे दिया था। उसने तुझे तोहफे में मौत दी है। इस कड़े पर मारन क्रिया की गई है, जिस वजह से तेरी ये हालत हो गई है। पर वो मेरे साथ ऐसा क्यों करना चाहेगा? वो तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ठीक है, कौन कितना अच्छा है वो तुझे जल्द ही समझ में आ जाएगा। पहले ये बता, क्या तुझे अपने आसपास कोई साया या अजीब चीज नजर आ रही है? हाँ, वो काला साया अभी भी मुझे दिखाई दे रहा है। वो इस वक्त वहां सामने खड़ा है। घबराओ मत, वो यहाँ नहीं आ सकता। इस कड़े को निकालकर मुझे दे दो। कबीले के सरदार का कहा मानकर विराट ने वो कड़ा उतारकर उन्हें दे दिया, जिसके बाद विराट का शरीर हल्का हो गया। ये कड़ा जैसे ही देवी के चरणों में जाएगा, इसकी मारन विद्या तेरे शरीर से हटकर वापस उसी पर चली जाएगी जिसने ये तंत्र करवाया है। फिर चाहे कोई तेरा अपना ही क्यों ना हो, वो जिंदा नहीं बच पाएगा। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? जो इंसान मेरा या किसी और का बुरा सोच सकता है, वो अपने अंजाम का खुद जिम्मेदार है। इसे देवी माँ के चरणों में चढ़ा दीजिए। अब देवी माँ ही उनका हिसाब पूरा करेंगी। विराट के इतना कहते ही कबीले के सरदार ने कड़े को दोनों हाथों में उठाया, आंखें बंद की और धीमे धीमे मंत्र पढ़ने लगा। फिर उसने एक आटे का गुड्डा उठाकर उसके माथे पर काले रंग का टीका लगाया और उसमें सुइयां चुभो दी। इसके बाद उसने गुड्डे के हाथ पैर बेरहमी से मरोड़ दिए और गुड्डे को चींटियों के बीच रख दिया। इसके बाद जैसे ही उस कड़े को देवी माँ के चरणों में रखा गया, अचानक एक तेज झोंका उठा, आग की लौ कांपी और उसी से मारन विद्या पलटकर अपने असली मालिक की ओर लौट गई। देवी माँ की कृपा तुम पर हो चुकी है। अब तुम उस मौत के साये से मुक्त हो। बताओ, क्या अब भी तुम्हें कोई साया नजर आ रहा है? नहीं, वो चला गया। पहली बार मुझे अपने आसपास सिर्फ सन्नाटा महसूस हो रहा है, जैसे कोई भारी अंधेरा मुझसे दूर हो गया हो। अगले दिन लौटने से पहले विराट कबीले के सरदार के पास आया। उसके मन में कई सवाल अभी भी बाकी थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, मगर मुझे अब भी समझ में नहीं आया ये सब मेरे साथ किसने किया था। मुझे कैसे पता चलेगा? फिक्र मत करो, घर पहुंचते ही तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। जाओ, अघोरा माँ तुम्हारे साथ है। इसके बाद विराट सभी से विदा लेकर वहां से निकल गया। सफर के दौर उसके दिमाग में बार बार कबीले के सरदार की कही बात गूंज रही थी। आखिर कौन हो सकता है जो मेरा बुरा चाहता है, और क्यों? मैंने तो आज तक किसी के साथ कोई बुरा काम नहीं किया है। विराट जैसे ही अपने घर पहुंचा, सामने का नजारा देखकर वो सन्न रह गया। मीरा और बलराज जमीन पर अधमरी हालत में पड़े थे। उनका शरीर सड़कर गलने लगा था और दोनों दर्द से करा रहे थे।
यह मंजर देखकर विराट के पैरों तले जमीन खिसक गई। मीरा, बलराज, तुम दोनों यहीं? और ये तुम्हारे शरीर को क्या हुआ है? बलराज ने कराहते हुए कुछ कहना चाहा, मगर उसकी सांसों ने उसका साथ छोड़ दिया। लेकिन मीरा, जो कि अभी भी जिंदा थी, उसने रोते हुए विराट से कहा, विराट, विराट, ये उसी मारण क्रिया का नतीजा है जो मैंने और बलराज ने मिलकर तुम्हारे ऊपर की थी। उस दिन पार्टी में जो कड़ा बलराज ने तुम्हें दिया था, उसी पर बलराज ने तंत्र करवाया था ताकि उसका असर सीधे तुम पर पड़ सके, और तुम्हारे बाद मैं और बलराज मिलकर इस प्रॉपर्टी को हड़प सके। मगर न जाने कैसे हम पर करने का असर उल्टा पड़ गया। तुम्हारे जाने के बाद हम दोनों एक तांत्रिक के पास भी गए थे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हो सके तो हमें माफ कर देना विराट। इतना बोलते हुए मीरा ने भी तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। अक्सर लोग सोचते हैं कि बुराई का अंजाम सिर्फ दूसरों को भुगतना पड़ेगा, लेकिन नियति का अपना हिसाब होता है। जो इंसान किसी निर्दोष के लिए गड्ढा खोदता है, वो ये भूल जाता है कि एक दिन वही गड्ढा उसके लिए भी तैयार हो सकता है। लालच में अंधे बलराज और मीरा के साथ भी यही हुआ, और वे खुद ही अपने बनाए हुए जाल में फंस गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस और सभी अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें।